हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको अपना जीपीएससी प्रीलिम्स का टारगेट सेट कर लेना है 200। ओके, 200 प्लस आपको स्कोर करना है जिससे कि आपका जीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक हो सके। जीपीएससी का नोटिफिकेशन, जीपीएससी की नई अपडेट आ चुकी है। एग्जाम फॉर्म रिलीज होने वाले हैं 24 अगस्त को, और इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो है वो 3 दिसंबर को है। अभी तक जिसको नहीं पता है वो जाकर ये वीडियो चेकआउट कीजिए जिसमें हमने जीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसमें सारी कुछ डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके पहले हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस बनाए थे जिसमें हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यूनियन एंड टेरिटरी के जो 4 आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने सिटीजनशिप के आर्टिकल आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक डिस्कस किए थे। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के जो आर्टिकल्स है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे जिनको हम आज रिवाइज करेंगे। टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। फिर राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। फिर थर्ड वाला आर्टिकल जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है, जिसमें ह्यूमन लेबर के बारे में बताया गया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक्सप्लॉइट करने के बारे में, एक्सप्लॉइटेशन जो होता है उसके अगेंस्ट में राइट्स दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपको रिलीजन को प्रोपोगेट करने की, उसके लिए टैक्सेस भरने की और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने की ये सारी फ्रीडम दी गई है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। ये राइट्स दिए गए हैं। और माइनॉरिटी के कुछ कल्चरल राइट्स हैं वो भी आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन किए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये मैंने आपको मेंशन किया था। और इसको अब चेंज करके कौन से आर्टिकल में डाला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आर्टिकल नंबर 32, इसको भीमराव अंबेडकर में हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में आपको राइट दिया गया है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या कोई भी फंडामेंटल राइट जो होता है उसका मिस यूज किया जाता है, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, अच्छा देखिए हमने ये फंडामेंटल राइट्स देखे थे लाइन से। ये एक सेकेंड। आर्टिकल 12 स्टेट का डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 13 लॉ बताता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, किसके ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स को अबॉलिश कर देता है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आर्टिकल 20 में आपको प्रोटेक्शन दिया है फॉर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में आपको लाइफ एंड लिबर्टी का फ्रीडम दिया गया है। 21A बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 22 जो है वो आपको अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 23 जो है वो आपको 23 जो है वो ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर से आपको बचाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर से आपको बचाता है। 24 जो है वो चिल्ड्रंस को प्रोहिबिट करता है कि आप उनको फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर नहीं रख सकते हो। फिर 25 फ्रीडम देता है आपको रिलीजन प्रोपोगेट करने का। 26 जो है वो आपके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम देता है। आर्टिकल 27 जो है वो टैक्सेस को पे करने का फ्रीडम देता है, आप अपने रिलीजन के लिए कोई भी टैक्स पे कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 28 जो है वो आपको फ्रीडम देता है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हो। आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 30 जो है वो बताता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इस्टेब्लिश कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है,
31 जो था वो क्या बताता था, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। फिर आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताता था। आर्टिकल नंबर 33 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि जब आर्म्ड मिलिट्री रूल लगा हो या आर्म्ड रूल लगा हो तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 34 जो है वो, सॉरी, आर्टिकल 33 ये बताता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं एक अमेंडमेंट लाकर या फिर लॉ लाकर, ठीक है। लेकिन जब मार्शल लॉ लगा होता है किसी भी एरिया में या मिलिट्री रूल लगा होता है तो वहां के लोगों को फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बनाई जा सके, तो आर्टिकल 34 में मेंशन किया है। आर्टिकल 35 में दिया है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए लेजिस्लेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो, फिर हमने देखा था डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी में हमने देखा था आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो है वो डीपीएसपी के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 51 ए जो है वो किस में आता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। 36 अगेन स्टेट के बारे में बताता है। 37 एप्लीकेशन बताता है। 38 जो है वो सोशल ऑर्डर और वेलफेयर के बारे में बताता है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 ए जो है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जीपीएससी में, यूपीएससी में स्टेटमेंट सीधा सीधा दिया जाता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 ए में है। फिर 40 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। फिर आर्टिकल 41 जो है वो आपको राइट टू वर्क देता है, राइट टू एजुकेशन देता है, पब्लिक असिस्टेंस देता है कुछ सर्टेन केसेस में, तो आर्टिकल 41 में मेंशन है। आर्टिकल 42 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 42। तो 39 ए जो है वो इक्वल जस्टिस की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, और मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन कंडीशन वाले वर्क की बात करता है आर्टिकल 42। 43 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिविंग वेजेस की बात की है, वर्कर्स की बात की गई है। 43 ए में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ये बात की गई है। 43 जो है वो प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलके आपस में कोऑपरेट करके एक सोसाइटी बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही प्रमोट करता है आर्टिकल नंबर 43 बी, ठीक है। फिर आता है 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, जिसके ऊपर ट्रिपल तलाक वाला केस जो है वो क्लोज हुआ था, तो ये है आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड हुड के लिए केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, मतलब बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स, ठीक है। फिर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 46 क्योंकि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई है। इस आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन लोगों के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। 47 जो है वो हम बताता है इसकी स्टेट की ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्रीज करते रहे। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब इंस्ट्रक्शंस है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना है, नए नए लॉज और स्कीम लेकर आनी है, ठीक है। अब 48 जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48 ए जो है वो किसकी बात करता है, एनवायरमेंट के प्रोडक्शन की बात करता है, फॉरेस्ट की बात करता है और वाइल्ड लाइफ की बात करता है। तो आपको 48 ए याद रखना है और 43 बी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 बी में क्या पूछा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पूछा है। 48 ए में क्या पूछा है, तो आपसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में पूछा है। 39 ए में आपको क्या पूछा है, फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 40 में आपको विलेज पंचायत के बारे में बताया। ऐसे आप जितना रिपीट करेंगे ना उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। 49 में क्या किया है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 50 में क्या किया है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, इसकी बात की गई है, जिससे चेक ऑन किया जा सके एक दूसरे के ऊपर। आर्टिकल नंबर 51 जो है वो किसकी बात करता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो आर्टिकल 51 जो है वो क्या करता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, ये हमने डीपीएसपी में देखा था। अब आता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में।
ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। क्लियर। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के कौन कौन से आर्टिकल है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल नंबर देखो, पहले तो एक चीज आप देखो, मैंने ये कंपैरिजन में क्यों बनाया है, क्योंकि ये इससे देखो, यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे 63 है। ये जस्ट 11 आर्टिकल प्लस चलता है, प्लस 11 आर्टिकल्स है, ठीक है। 11 आर्टिकल प्लस करते जाइए। अगर आपको एक किसी के याद हो गए तो आप दूसरे का ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। प्रेसिडेंट का अगर आपने याद कर लिया तो वाइस प्रेसिडेंट में प्लस 11 कर दो तो उसका आर्टिकल नंबर आ जाएगा। तो आर्टिकल 52 जो है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बताता है। आर्टिकल 63 जो है वो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बताता है। आर्टिकल 64 जो है वो आपको बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट का। आर्टिकल नंबर 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताता है। आर्टिकल नंबर 65 देखो, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, और लेकिन आर्टिकल नंबर 65 जो है वो ये बताता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन दी ऑफिस। मतलब जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या किसी कारण से वैकेंसी क्रिएट हो गई है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 65 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 55 में मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल नंबर 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। देखो, फिर 56 से 67 में टर्म ऑफ ऑफिस बताइए, प्लस 11 है अगेन। ठीक है, एक दो आर्टिकल आपको अलग देखने को मिलेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बनाया, आर्टिकल नंबर 61 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बताया है। 57 में एलिजिबिलिटी बताई है, और इसमें क्या बोलते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वाइस प्रेसिडेंट की, कि कितना टाइम वो होल्ड कर सकता है इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। तो इन्होंने होल्डिंग का टाइम बताया है कि कब वो इलेक्शन कर सकते हैं वैकेंसी को फिल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की। वो सारा टाइम जो है वो आर्टिकल नंबर 68 में बताया है। फिर आर्टिकल नंबर 58 जो है वो क्वालिफिकेशन बताता है फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट का, कि वो एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वालिफिकेशन, उसका डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखो, 59 में कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस बताया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फिर आर्टिकल नंबर 60 में आपको बताया ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। फिर यहाँ पे आर्टिकल 69 है जिस जो क्या बताता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 जो है वो बताता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का ही इम्पीचमेंट होता है हमारे यहाँ पे, बाकी सब एक्चुअली बाद में बाय लॉ कर दिए गए हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ही मैन। इम्पीचमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है, बाकी सबका रिमूवल होता है। क्लियर। तो प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किसका बताया गया है? आर्टिकल नंबर 61, ये बहुत अच्छे से याद रखना। 61 में इम्पीचमेंट बताया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 70 में डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट्स के फंक्शन को डिस्चार्ज करना है तो आर्टिकल 70 में बताया गया है। आर्टिकल 62 बताता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। मतलब ये बताता है कि इलेक्शन कब होगा, जब वैकेंसी क्रिएट हो गई है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, और जिस पर्सन को इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट वो कितने टाइम तक उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है, इसका टाइम भी मेंशन किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ तक वो होल्ड कर सकता है, तब तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाएंगे तो न्यू प्रेसिडेंट आ जाएगा। सेम ये जैसे ये 62 में है वैसा ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन से में है? 68 में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कुछ कुछ सिमिलर है लेकिन बहुत थोड़े बहुत अलग भी हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को कंपैरेटिव एनालिसिस करके रखा है।
एक सेकेंड। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए किया है कि कुछ कुछ अलग है। आर्टिकल 52 और 63 सेम है, इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात करता है। आर्टिकल 54 जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। 54 से आर्टिकल नंबर 66 है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। फिर आर्टिकल नंबर 56 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 67 है जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। 57 जो है वो एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है ये बताता है। 2 बार, हमारे यहाँ शायद मल्टीपल टाइम एलिजिबल है। हाँ, यूएसए में ये है कि आप 2 बार बन सकते हो, 2 से ज्यादा बार भी 2 से ज्यादा बार आप नहीं बन सकते, 2 बार मैक्सिमम टाइम, ठीक है। 58 क्वालिफिकेशन बताता है फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 68 बताता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शंस होंगे, और उस इलेक्शन में जो भी पर्सन इलेक्टेड होगा वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होगा वो बताया है। ये आर्टिकल 68 में वाइस प्रेसिडेंट का है, और ऐसा ही सेम आर्टिकल जो है 62 वो किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए, ये याद रखना है। फिर ओथ एंड अफर्मेशन आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट का, और 69 में मेंशन किया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 executive power of the union, 64 ex officio chairman of the council of state, 54 election of the president, 65 act as a president, ठीक है। 55 manner of the election of the president, 66 election of the president, ऐसे याद कर सकते हो। 55 55 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, फिर 66 में भी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर 56 में आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, तो 67 में मतलब 11 बढ़ के आया ना, इसमें कुछ +1 हुआ है, तो ये टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ये सेम है, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ी ट्रिक लगानी है, तो इस टाइप से आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कवर हो जाए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहूंगी कि हमारा जीपीएससी का क्रैश कोर्स जो है वो 17 अगस्त से लाइव हो चुका है। इसका जो लाइव क्लासेस का टाइमिंग है वो भी चेंज हो चुका है, अब 6 PM to 8 PM हो चुका है। तो अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, जिनको जीपीएससी एग्जाम क्रैक करना है या प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हुई है, उनको जीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो हम इसमें सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। हम संडे को एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, प्लस हम फ्री स्टडी मटेरियल्स भी देंगे। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं उनको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो आपको किसी बुक की परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा सिविल सिग्नल ऐप है ऐप स्टोर पे एंड्रॉइड में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर iOS में भी जाकर अब आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उन दोनों का ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।